नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंडित राम सुमेर शुक्ला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ला की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और एक पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बताया कि रुद्रपुर में रेलवे रेनोवेशन के साथ नई सिंगल लाइनें और 2 रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। पब्लिक जगहों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 17 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर गदरपुर से दिनेशपुर मथकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ नई सिंगल लाइनें और 2 रेल ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। और रुद्रपुर में जो ड्रेनेज की जल भराव की बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए भी मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दी है। हमारे विधायक जी और मेयर साहब और हमारे शुक्ला जी, सारे लोग इसको जो है लगातार हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है कि ये हमारे राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इतना ही नहीं, रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी यहां पर स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज यदि हम उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो 100 एकड़ भूमि पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से, कई सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से जो किच्छा का एम्स, ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य। तो देहरादून के डोईवाला इलाके से बड़ी खबर सामने आई, जहां गुरुद्वारा के पास तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बस और गन्ने से भरे ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि एक व्यक्ति वाहनों के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ जौलीग्रांट की टीम ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। टीम ने फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालते हुए सफलता हासिल की। घायल की पहचान योगेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 51 वर्ष बताई जा रही है, जो कि निवादी मोदी नगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में तत्काल 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाके में यातायात नियंत्रित किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की 2 सालगिरह इस दिसंबर में पूरी होने जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। समिट के दौरान देश और विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों ने लगभग 3,36,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू राज्य सरकार के साथ साइन किए थे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि उन जो एमओयू हैं, उनके आधार पर अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी बचे प्रपोजल पर उद्योग विभाग कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही राज्य सरकार अपने निवेश लक्ष्य को पूरा करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस पहल से राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। नहीं, जो अवशेष 3,36,000 के आसपास जो एमओयू हुए थे, उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा ग्राउंडिंग हो गई। अवशेष जो प्रपोजल बचे हुए हैं, उसमें भी कार्रवाई हो रही है और उसमें भी लगातार उद्योग विभाग के द्वारा जो धरातल पर योजनाएं उतारी जा रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चमोली के थराली क्षेत्र में देवाल में एक नवजात शिशु का सिर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घटना 29 नवंबर की है, जब हॉट कल्याणी से आगे वार्ड मुंदोली सड़क के नीचे एक खेत में नवजात का सिर पाया गया। शुरुआती जांच में कई कयासों के बीच पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई शंकाओं और अफवाहों पर विराम लग गया। दरअसल रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि नवजात शिशु मृत अवस्था में जन्मा था, क्योंकि उसके नाक और कान में
एयर बबल्स नहीं पाए गए। नवजात के सिर पर स्वान प्रजाति के जानवर के काटने से निशान पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मृत नवजात को कहीं दफनाया गया था और जानवरों द्वारा मिट्टी से बाहर निकालकर सिर उस स्थान तक पहुंचाया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली सुजीत सिंह पवार ने कहा कि जांच अभी भी पूरी संवेदनशीलता और तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है। डॉक्टरों के 3 सदस्यीय पैनल ने स्पष्ट किया है कि मिला हुआ नवजात शिशु का सिर लगभग 1 दिन पुराने शिशु का था। नवजात के नाक और कान में एयर बबल्स नहीं पाए गए हैं, जिससे यह मजबूत संकेत मिलता है कि शिशु मृत अवस्था में ही जन्मा था। साथ ही नवजात के गले की कोई भी हड्डी क्षतिग्रस्त नहीं मिली, जिससे गला दबाकर हत्या करने की संभावना भी स्वतः समाप्त हो जाती है। पोस्टमार्टम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि नवजात की गर्दन किसी धारदार हथियार से नहीं काटी गई थी। इसके विपरीत सिर पर जगह जगह और गर्दन पर जगह जगह स्वान प्रजाति के किसी जानवर द्वारा काटे जाने के निशान पाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि मृत नवजात को कहीं दफनाया गया था और फिर किसी स्वान प्रजाति के जानवर ने शरीर को मिट्टी से बाहर निकालकर सिर को उस स्थान तक पहुंचाया जहां यह मिला था। इससे प्रारंभिक आशंकाएं जैसे अपराध, अनिष्ट कार्य या तांत्रिक गतिविधि की संभावना अब नगण्य हो गई है। डॉक्टरों के 3 सदस्यीय अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर झगड़े ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल एक बेकसूर युवक की कार को झगड़े में शामिल युवकों ने तोड़फोड़ कर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। कार में सवार 2 युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित शुभम खुराना और सोनू चिरंजीवी ने बताया कि शराब की दुकान के बाहर वो अपनी कार में रुके हुए थे, तभी दर्जन भर से ज्यादा युवक झगड़े के दौरान उनके पास आए और उन्हें बदसलूकी का सामना करना पड़ा। जब वे थोड़ी देर बाद लौटे तो अपनी कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा करने वाले 3 युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाई। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है और उनकी बुलेट्स भी कब्जे में ले ली गई है। मामले की जांच पड़ताल अब तेजी से आगे की जा रही है। तो वहीं चांदपुर बिजनौर से जुड़ी हुई उत्तराखंड की बड़ी खबर आई है, जहां मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयानों पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि मदनी के बयान लोगों की जन भावनाओं को भड़काने वाले हैं और इस तरह के विवाद देश में दंगे जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। भटनागर ने चेतावनी दी कि यदि मदनी ने अपने विवादित बयानों पर विराम नहीं लगाया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मदनी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। भटनागर आज चांदपुर के कस्बा बस्ता में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका बेहद ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और संगठन के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की और कहा कि मुख्यमंत्री धर्म की स्थापना के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मदनी जिस मानसिकता के शिकार हैं, वो 1400 वर्ष पूर्व जो मानसिकता हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारी अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए हमारे देश में आई थी। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने उस एक विध्वंस का जो मुकाबला किया और जो हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए जो मानसिकता हमारे देश में आई, उनसे लड़कर हमने उन सब दुष्टों को यहाँ से बाहर निकाला। तो वही जिहाद की जो एक मानसिकता मौलाना मदनी जो इस समय हमारे देश में फैलाना चाहते हैं और आपस में सभी लोगों को लड़वाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक तीसरी पांच मदरसा छाप आदमी जो है, अगर जिस तरह की मानसिकता रखता है, वो हमारे देश को कहां तक लेके जा सकता है। मौलाना मदनी जिस मानसिकता के शिकार हैं, वो 1400 वर्ष पूर्व जो मानसिकता हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारी अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए हमारे देश में आई थी। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समुदाय के लोगों ने उस एक विध्वंस का जो मुकाबला किया और जो हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए जो मानसिकता हमारे देश में आई, उनसे लड़कर हमने उन सब दुष्टों को यहाँ से बाहर निकाला। तो वही जिहाद की जो एक मानसिकता मौलाना मदनी जो इस समय हमारे देश में फैलाना चाहते हैं और आपस में सभी लोगों को लड़वाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक तीसरी पांच मदरसा छाप आदमी जो है, अगर जिस तरह की मानसिकता रखता है, वो हमारे देश को कहां तक लेके जा सकता है। मौलाना मदनी जिस मानसिकता के शिकार हैं, वो 1400 वर्ष पूर्व जो मानसिकता हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारी अखंडता और प्रभुता को तोड़ने के लिए हमारे देश में आई थी। और मैं जानता हूं कि हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने, सभी समुदाय
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर विकासनगर से है, जहां जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल नेगी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आपात स्थिति में इलाज न मिलने, खराब मशीनें, स्टाफ की कमी और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती न होने जैसी समस्याओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना के मरीजों से फर्जी बिल और अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं और गंभीर मरीजों को इलाज न मिलने के कारण मौतों में जो इजाफा हुआ है। नेगी ने कहा कि ऐसे विफल और गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जनसंघर्ष मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तुरंत उसमें सुधार किया जाए। देखते विगत कई माह से जिस तरह से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, हर जगह लूट खसूट, इन तमाम चीजों को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, तमाम जो दुर्गम इलाके में उनमें चिकित्सकों की तैनाती न होना, इन मामलों में अभी माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार पे चाबुक चलाया है। और ये समझ लीजिए, जब न्यायालय का चाबुक चलता है तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो इस विभाग का जिम्मा संभाले में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज बताइए, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की प्रदेश को क्या जरूरत है? भाई आपसे क्यों नहीं संभल पा रहा है? आपका अधिकारियों पे नियंत्रण क्यों है? आज अधिकारी नियंत्रण से बाहर क्यों हो गए? और आपने देखा होगा विगत कई दिनों में आपने इस बात को देखा, हमारी जो प्रसव पीड़िता माताएं बहनें हैं, उनको इलाज न मिलने के कारण उनकी मौतें हो रही है, नवजातों की मौतें हो रही है। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि लोग आपात स्थिति में अपने परिजनों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल वेंटिलेटर, आईसीयू ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। तो आखिर आप व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? देखते विगत। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया जारी की गई है, जहां इस प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के माध्यम से केवाईसी की जा रही है। हालांकि राज्य के कई इलाकों में भौगोलिक कठिनाइयां और नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कई लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। देहरादून जिला पूर्ति निरीक्षक के अग्रवाल ने बताया कि विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस व्यवहारिकता को समझते हुए निर्देश दिए कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका राशन वितरित किया जाएगा, यानी उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। इस निर्णय से राशन वितरण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और लोगों को जो सुविधा मिल रही थी वो सुविधा यूं ही मिलती रहेगी। देखिए, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद देहरादून में समस्त राशन कार्ड धारकों तथा उनके परिवार के सारे सदस्यों की ई-केवाईसी का अभियान जारी है। इसकी तिथि जो है शासन द्वारा 30 नवंबर तक की बढ़ाई गई थी, रखी गई थी, जिसमें जो है हमने करीब 6 लाख लोगों ने जनपद देहरादून में ई-केवाईसी संपादित कर दी थी। लेकिन अभी काफ़ी संख्या में जो है लाभार्थी और जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो रह गए थे ई-केवाईसी से। तो जिसको देखते हुए शासन ने 15 दिसंबर की तक के लिए इसकी तिथि बढ़ा दी गई है और जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई आप जो भी अपनी जो नियरेस्ट दुकान है, उचित दुकान है, उस पर जाके अपना आधार कार्ड ले जाकर और अपना ई-केवाईसी करा लें। तो अगली खबर भी देहरादून से है, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी कर रखा है। दरअसल प्राधिकरण ने देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में हाल ही में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ध्वस्तीकरण और सीलिंग शामिल रही। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि राजधानी की सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। शर्बा इंटर कॉलेज रोड से लगभग 50-60 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई और अवैध सड़कों और प्लॉटों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा शिमला बाईपास रोड स्थित बालाजी एन्क्लेव में 2 अवैध निर्माणों को सील किया गया। तिवारी ने कहा कि बिना किसी अनुमोदन के कोई निर्माण या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्राधिकरण अवैध कॉलोनाइजर और अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहेगा। नहीं, देखिए उसका काफ़ी हद तक अंकुश लगा है और जो लोग बिल्डर फ्लोर बना करके उसका दुरुपयोग करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है
और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और होर्डिंग्स के माध्यम से भी हम लोगों ने जन जागरूकता फैलाने का काम किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने के पहले प्राधिकरण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड यूज में या अवैध प्लाटिंग में न खरीदे। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि प्लाट खरीदने या फ्लैट खरीदने के पहले उसका मानचित्र स्वीकृति की जांच जरूर कर लें। ये देखिए, उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, और जो लोग तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया है। दरअसल पुलिस ने तुरंत पहचान कर उजागर करने वाले जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में फिलहाल 3 महिलाओं के नाम सामने आए हैं, जिसमें प्रगति विहार निवासी संगीता उनियाल, गुमिनीवाल श्यामपुर निवासी उषा चौहान और 14 बीघा मुनिका रेती निवासी अनीता कोटियाल। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में और नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीटीएसओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि विवेचक वर्षा रमोला गहनता से जांच कर रही हैं। कानूनी तौर पर पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई जो है कड़ी कार्रवाई करने में जुट गई। तो अम्बेडकर समिति के लोगों ने गढ़ बैराट अखबार के संपादक भारत चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आज समिति के सदस्य एकत्रित हुए और गढ़ बैराट अखबार का पुतला दहन किया। साथ ही अखबार की प्रतियां भी जलाई गई। एडवोकेट विजय कुमार ने बताया कि चकराता विधानसभा में 6 माह की गर्भवती दलित महिला के साथ हुए दुराचार के मामले को अखबार ने गलत तरीके से छापा, जबकि अन्य मीडिया हाउसेस सही तथ्य जो है प्रकाशित किए। उन्होंने कहा कि संपादक की मानसिकता के कारण यह गलत रिपोर्टिंग हुई। विकास नगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि समिति कोर्ट के माध्यम से संपादक को नोटिस भेजेगी और अखबार का रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। देखिए, अभी हाल ही में बिजनू गांव से एक दलित महिला जो कि 6 माह की गर्भवती थी, उनके बलात्कार का मामला सामने आया है और इस मामले में एफआईआर हो चुकी थी और अन्य जितने भी अखबार थे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, अपराध को दर्शाया कि किस प्रकार उस महिला के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन ये गढ़ बैराट जो अखबार है, इस अखबार ने पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश करी है। वहां पर ये सफाई देने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी उस मामले को कैसे एक महिला के ये जो एक आचरण है उसको ये एनालिसिस कराने पे लगा हुआ है कि वहां पर ये स्थिति थी, वो स्थिति। ये इनकी जो जातिवादी मानसिकता है उसको उजागर करता है। अरे भाई, आप एक मीडिया जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। तो अगली खबर भी देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयानों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल हरक सिंह रावत ने बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की और ये कहा कि उनके बारे में अगर उन्होंने कुछ ज्यादा खुलासा किया तो परिणाम गंभीर होंगे। इस पर भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में है और उनके पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता को सलाह दी कि वह अपनी बुद्धि में सुधार करें और राजनीति में किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय सच्ची राजनीति करें। और सियासी गलियारों में हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का यह पलटवार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो अगली खबर विकास नगर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा चलाने पर रोक के बावजूद कुछ वाहन चालक नियम तोड़ रहे थे और इससे बाजार और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन रही थी और आम जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इस पर चौकी प्रभारी बाजार और एएसआई नौशाद अंसारी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 30 ई रिक्शा सीज किए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई वाहन चालकों को कानून का पालन कराने और रोड सुरक्षा जो सुनिश्चित करने के लिए की गई है। विकासनगर पुलिस ने साफ किया कि जो भी रिक्शा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलेंगे उन्हें भी सीज किया जाएगा। जनता से अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से बचें। तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व 27 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इस अवसर पर दरबार साहिब में विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। अमृतसर 2, पोंटा साहिब से 1 और इंग्लैंड से 1 रागी जत्था अपनी जो है प्रस्तुति देगी। श्रद्धालुओं को गतका
पार्टी के करतब देखने को भी अवसर मिलेगा। और इसके अलावा 11 जनवरी 2026 को गुरुद्वारा परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित होगा, जिसमें 60 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच करेंगे। स्वास्थ्य शिविर के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने की व्यवस्था है। गुरुद्वारा समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने बताया कि मुगल शासन के दौरान सिखों पर हुए अत्याचार से विप्रेरित प्रदर्शनी भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। कार्यक्रम का भव्य और बेहतर बनाने के लिए गुरुद्वारा में शहर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब है, जो हर वर्ष ऋषिकेश की जनता गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब में बड़ी धूमधाम से मनाती है। उसी तहत आज एक मीटिंग की थी, जिसमें ऋषिकेश के सभी संभ्रांत व्यक्ति जब भी आए पहुंचे और उन्हें अपने अपने सुझाव उस गुरुपुरब को और अच्छा कैसे मनाया जाए, और उसके साथ ही जो मेडिकल कैंप जो 15 साल से लगातार लग रहा है और इस बार उसका 16वां वर्ष है, उसमें जो 11 जनवरी को वो मेडिकल कैंप लगना है। इस वर्ष उस मेडिकल कैंप में पिछली जो कमियां हैं उनको कैसे दूर और किया जाए, और ये भी पिछले साल हमारे पे उसमें 60 से ज्यादा डॉक्टर थे और 3500 से ज्यादा पेशेंट थे। तो 27। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शांति कुंज संस्था का शताब्दी समारोह अगले साल भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। और इस अवसर के लिए गुरुवार को भूमि पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज ने शताब्दी नगर का निर्माण किया। भूमि पूजन में शांति कुंज के प्रमुख अन्य साधु संत और हजारों साधक मौजूद रहे। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश और विदेश से हजारों साधक शामिल होंगे। राज्यपाल और संस्था के प्रमुख ने कार्यक्रम की भव्यता और साधक की भागीदारी को लेकर प्रसन्नता जताई। ये आयोजन आध्यात्मिक चेतना और सेवा के संदेश को आगे बढ़ाने का अवसर बनेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राजराजेश्वराश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें हजारों गायत्री परिवार के उन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनने पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही इस भूमि को उस स्थान में बदल दिया जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मां चंडा देवी मंदिर ट्रस्ट प्रकरण में महंत रोहित गिरी ने फर्जी इस्तीफा और षड्यंत्र का आरोप लगाया है। दरअसल रानीपुर मोड़ स्थित होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत ने बताया कि उनके खिलाफ पंजाब पुलिस और एक महिला ने मिलीभगत कर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। महंत रोहित गिरी ने दावा किया कि 13 मई 2025 को अदालत में दिखाया गया उनका इस्तीफा पूर्णतः झूठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर इस्तीफे का पत्र तैयार किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों और वकील पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगाया। महंत ने कहा कि ट्रस्ट में नियमों की अनदेखी की गई और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया गया। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच की मांग की है। 30/6/2019 को अगर मैंने ये त्याग पत्र किया है 13/5/2025 को और ये आया है 30/6/2019 को पुष्पांजलि गौड़ का इस्तीफा, इसको 15 मई 2025 को पुष्पांजलि गौड़ कौन है? ये गीतांजलि की बहन है, बड़ी सगी बड़ी है। ये इसका देख रहे हैं कि प्रेमलाल शास्त्री, ये जो इन्होंने रेजुलेशन पास करा इसमें लिख रहे हैं प्रेमलाल शास्त्री जी का निधन हो गया, सूची को अवतार से उन्हें हटाया जाए, श्रीमती पुष्पांजलि गौड़ का इस्तीफा स्वीकार किया। 15 मई 2025 को ये स्वीकार कर रहे हैं। 2019 में तो मैं था, तो इस्तीफा मिलता तो मुझे मिलता। ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जी ये इसको हम स्वीकार कर रहे हैं।
30/6/2000 तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन आज निजी होटल के घाट पर किया गया और इस निर्णय के बाद तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक विद्वानों में कई सवाल खड़े हो गए। और परंपरागत रूप से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार में ब्रह्मकुंड की सबसे पवित्र और प्रमुख स्थल माना जाता है। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने कहा कि अनादिकाल से बड़ी हस्तियों की अस्थियां ब्रह्मकुंड पर ही विसर्जित होती रही। उन्होंने बताया कि नेहरू जी, महात्मा गांधी और अन्य फिल्मी और सामाजिक विभूतियों का विसर्जन इसी परंपरा के अनुसार हुआ। पंडित ने यह भी कहा कि यदि कोई निजी घाट पर विसर्जन करता है तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन पवित्र परंपरा की अवहेलना दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाएगी और इसी परंपरा और निजी निर्णय को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बनी हुई है। अस्थि विसर्जन का कर्म हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ही किया जाना शास्त्र सम्मत होता है। जिस प्रकार प्रत्येक शहर में, जिले में अंत्येष्टि कर्म के लिए शमशान घाट नियत स्थान है, इसी प्रकार हरिद्वार आने वाले व्यक्ति के लिए अस्थि विसर्जन इत्यादि का कार्य हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर किया जाता है। पिंडदान, श्राद्ध कर्म के लिए कुशाव्रत घाट या नारायणी शिला किया जाता है। गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हर कार्य करने के लिए शास्त्र सम्मत स्थान नियत ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। केदार खंड में इसका उल्लेख भी आता है। लेकिन अगर हर की पौड़ी ना आकर हरिद्वार आने के बाद भी किसी व्यक्ति को ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड नसीब नहीं होता तो ये उसके कर्म और उसको मिलने वाला पुण्य है। और इसके साथ साथ एक दूसरे विषय भी है, तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मसूरी से है, जहां दिल्ली में 14 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पिछवाड़न के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर उपस्थित रहे। हरेंद्र शर्मा ने बताया कि रैली में उत्तराखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनता को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे ताकि जनता की आवाज मजबूती से सरकार तक पहुंचाया जा सके। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर रैली में भाग लेंगे। रैली का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और जनता की परेशानियों और आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब संख्या लाखों की होगी, हजारों की होगी, तो पचपन से भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी अपील करने आए हैं कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें, अपना वोट ना कटने दे। SIR का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म अगर 10 नंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपात रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा SIR का कई प्रदेशों में ऐसा होता है। तो एक चरणबद्ध तरीके से वोट काटे गए। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहाँ से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और वो वोट इस तरीके से कटे हुए थे। बहुत ज्यादा उनकी पूछताछ करने पर ऐसा पता लगा कि वोट कम से कम 10 किलोमीटर छोड़, पता ही नहीं कि मेरा बूथ इस बूथ पर वोट होना चाहिए। वो पता चला कि वो सहसपुर के किसी और बूथ पर उसका नहीं, वो ढूंढने पर बहुत। और 30 जनवरी को जो अंतिम प्रकाशन सूची का होता है और उस टाइम जो है वो नॉमिनेशंस में प्रत्याशी अपने नॉमिनेशन में बिजी रहता है और अंतिम प्रकाशन की सूची जो होती है वो प्रत्याशी को पता नहीं होता है कि जो वोटर लिस्ट एडिशनल है वो प्रत्याशी को पता कि एडिशनल में कितने नाम जोड़े गए हैं, कितने कटे हैं। वो अंतिम प्रकाशन के बाद एक एडिशनल लिस्ट और आती है, तो प्रत्याशी अपने नॉमिनेशंस में बिजी रहता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसील हरिद्वार क्षेत्र के सज्जनपुर पुली में 1.2 यानी 1.2 हेक्टेयर सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने कहा कि ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा सरकारी भूमि पर वो टिक न सके। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मुझे दीजिए इजाजत।